हाँ जी, हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं 5 लाइंस के अंदर सारा का सारा फॉर्मेट तैयार कर दूंगा आप लोगों के लिए। मैंने उस वादे को निभाया था। मैं 5 लाइनों के बाहर नहीं गया बिल्कुल, चाहे केसेस कुछ भी रहे हो, मैंने अपना वादा निभाया। इसी तरीके से इस चैप्टर जिसका कि नाम है कैपिटल गेन, इसमें भी मैं आपसे सेम ही प्रॉमिस करता हूं कि मैं 7 लाइनों से बाहर नहीं जाऊंगा। मतलब बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही मनोरंजक चैप्टर है। आओ समझाऊं आपको इसके बारे में कि ये होता क्या है कैपिटल गेन बेसिकली। आप सभी लोगों को मालूम है कि कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। बस मैं उसके अंदर थोड़ा सा एडिशंस कर दूंगा, यानी कि आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट दे दूंगा कि भाई जो आप समझते थे कैपिटल एसेट उतने ही नहीं होते, उससे भी ज्यादा होते हैं। और कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन होता है। ट्रांसफर की डेफिनेशन हम सीखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मसाला डाल करके इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पता किया जाए कि एग्जैक्टली ये है क्या। थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो तभी तो हम इसके बारे में प्रोविजंस को भी जान पाएंगे। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप समझिएगा कि ना, मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास में ये हाउस प्रॉपर्टी है। अगर मैं इससे रेंट रिसीव करता हूं तो ये मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना जी। और अगर मैं इस हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया था, मैंने इस हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया था फॉर 5 लाख। कब किया था सर? फरवरी 2021 में। ठीक है जी। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट भी किया था। मैंने कहा मैं इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं। कंस्ट्रक्शन मैंने किए मार्च के महीने में, मार्च 2021 में। लेट से कंस्ट्रक्शन पे मेरा 1 लाख रुपया लग गया और अब मैंने इसको बेच दिया। मैंने इसको बेच दिया, सोल्ड फॉर 20 lakhs। कब सर? दिसंबर 2021 में ही, यानी कि ईयर एंड आते आते मैंने इसको बेच दिया और मुझे इसके ऊपर कमीशन देनी पड़ी। कमीशन मैंने बेचने के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट किया होगा ना, कमीशन टू ब्रोकर। ठीक है जी। मैंने दी 2% ऑफ सेल प्राइस, यानी कि उसको मैंने बोला था जितने का आप बिकवा दोगे 2% आप मुझसे ले लेना एज अ कमीशन। तो ये सारी चीजें मेरे पास में हुई। ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे अपना कैपिटल गेन निकालना है। तो मैं कहता हूं कैपिटल गेन किस तरीके से निकाला जाएगा। मैं सबसे पहले, अब देखो कैपिटल गेन क्या है? इनकम है। इनकम कैसे निकलती है इस केस में? कैसे निकलेगी? सेल और परचेज का डिफरेंस ही मेरी इनकम है। तो मैं सबसे ऊपर लिख दूंगा क्या? सेल्स कंसीडरेशन। सेल्स कंसीडरेशन। हाँ जी, मैंने कितने का बेचा था सर? मैंने 20 लाख रुपए का बेचा था। क्या 20 लाख रुपए का बेचने में मेरा ब्रोकरेज एज एन एक्सपेंडिचर नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। तो मेरे पैसे कम हो गए ना जो मेरे हाथ में आए। तो मैं इसको माइनस कर देता हूं रियलाइजेबल वैल्यू के नाम से। ठीक है, आप सुनिए, केवल आप बोलिए मत अभी। मुझे पता है आप फील गुड आ रही है आपको, ठीक है, आपको समझ में आ रही है चीज, अच्छी बात है। ये आ गया हमारे पास में 40,000 रुपए। तो मेरे हाथ में 40,000 रुपए, तो मेरे हाथ में एग्जैक्टली जो आए वो थे सर 19,60,000 रुपए। ठीक है ना? अच्छा जी। 19,60,000 को मैं बोल देता हूं नेट कंसीडरेशन। अब मैं इसमें से माइनस कर देता हूं परचेज अमाउंट को। इसको मैं बोलता हूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
शॉर्ट में लिखा मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने इसमें से माइनस कर देने, कितने का एक्वायर किया था मैंने इसको सर 5 लाख रुपए का। अच्छा, इसके परचेज के ऊपर मैंने कुछ खर्चे किए थे, वो भी मेरे एक एक्सपेंडिचर थे, तो मैं माइनस कर देता हूं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के नाम से, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के नाम से मैंने 1 लाख रुपए इसमें से खर्च कर दिए और माइनस कर दिए। लो जी, ये आ गया मेरे पास में कितना, 13,60,000 रुपए। लो जी, कैपिटल गेन निकालना आ गया मुझे, ये मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। बताओ, छोटा सा एक फॉर्मेट हाउस प्रॉपर्टी की तरह, इसी फॉर्मेट के अंदर रहूंगा मैं, बिल्कुल भी इससे बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ, 2 लाइनें और एडिशन कर दूंगा इसके अंदर एग्जामिशन की, वो जब आएंगी एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54 तब देखेंगे कि वो क्या होती है। ठीक है जी, आप लोग इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों, अब अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, जरा ध्यान देना। मैंने कहा कि ये मैंने फरवरी में तो खरीदा था, लेकिन मैंने इसको फरवरी में खरीदा कितने का, और नहीं, 5 लाख रुपए का मैंने खरीदा। कौन सी फरवरी में? मैंने इसको खरीदा मान लो फरवरी 2002 में, ठीक है जी, या फिर तुमने खरीदा इसको फरवरी 2002 में। इसको तुमने कंस्ट्रक्ट करवाया फरवरी 2002 में ही, या 2005 में लगा लो। 2005 में 1 लाख रुपए के लिए, और अब दिसंबर 2021 में मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि मुझे ये मकान दे दो, कितने का? मान लो मैं कहता हूं 10 लाख रुपए का दे दो, तो ये 10 लाख रुपए में मुझे दोगे क्या? 7 लाख रुपए में मुझे दोगे क्या? क्यों नहीं दोगे? तुम्हारा खर्चा तो वापस उसमें से निकल ही रहा है ना, है? रेट इंक्रीज होगा, है ना। मैंने जान के यहाँ पे प्रॉपर्टी का, हम प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। अगर मैं शेयर्स की बात करता तो आपकी राय कुछ और होती, ठीक है ना। प्रॉपर्टी के मामले में सारे के सबके कान खड़े हो जाते हैं कि नहीं सर, हमने इसको, आप लोग ये कहना चाहते हैं शायद कि सर हमने इसको 2002 से लेकर के 2021 तक होल्ड किया है, तो इसकी वैल्यू कोई 10 लाख 7 लाख नहीं हो सकती। हाँ, अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे ये 90 लाख रुपए में दे दो, तो दे दोगे क्या? हाँ सर, फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जो टाइम पीरियड इसको दिया है ना, अपने साथ में जो होल्ड किया है, हमने इससे जुड़े हुए रिस्क भी बियर किए हैं, और हमें ये उम्मीद थी कि जिस लैंड पे ये बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग वैसे तो डेप्रिशिएबल आइटम है, लेकिन लैंड की वैल्यू बढ़ने की वजह से इसके हमें अच्छे दाम फ्यूचर में मिलेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आप मेरे को 90 लाख रुपए में बेचना चाहते हो, 7 लाख या 8 लाख में नहीं बेचना चाहते, तो आप बिल्कुल सही हो। सुमित जी, अभी ध्यान से सुनिए आप मेरी बात, ठीक है? अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास में हम इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। अच्छा, एक और बात जानना चाहता हूं मैं तुम लोगों से। कंपैरिजन दो वैल्यूज के बीच में होती हैं जो इक्वल हो। अच्छा, तुमने कभी रेसलिंग देखी हो? कभी ऐसा हुआ है कि 100 किलो वेट वाला रेसलर है एक, और दूसरा 40 किलो वेट वाला रेसलर है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। दो 100 किलो वाले होंगे या दोनों 40 वाले होंगे, तो इक्वल वैल्यूज के बीच में ही हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। भाई, पहले वाले एग्जांपल में जो हमने अभी लिया, उसमें हम सेम ईयर के अंदर काम कर रहे थे, तो 20 लाख भी उसी साल का था, 1 लाख भी उसी साल का था, और 5 लाख भी उसी साल का था, तो हम कंपेयर कर सकते थे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि साल 2002 का जो 5 लाख था, वही 5 लाख की वैल्यू दिसंबर 2021 में भी होगी?
अच्छा, मैं शॉर्ट में तुमसे एक बात पूछता हूं कि तुम लोगों ने अपने टाइम पे, अपने बचपन में दूध वाली आइसक्रीम कितने की खाई हुई है मिनिमम? गंदी नहीं, मिनिमम बोला मैंने, अच्छी वाली। 5 रुपए तो मिनिमम खाई ही है। मैंने 50 पैसे की खाई हुई और तुमसे ज्यादा बढ़िया खाई हुई है। कारण क्वालिटी, और साथ में क्या है, हमारे पास में जो प्राइस थे ना पहले, महंगाई ना हमेशा बढ़ती जाती। देखो मैं चाहूं ना अभी यहाँ पे तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ऐसे कर लो और तुम उसको रट लोगे, लेकिन नहीं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। प्राइस हमेशा बढ़ते रहते हैं। अच्छा एक और बात बताओ, तुम्हारे दादाजी के हाथ में अगर 1 लाख रुपया होता था और आज तुम्हारे हाथ में 1 लाख रुपया है, तो दोनों सेम बात है। दादाजी की शान ज्यादा होती थी ना। उस टाइम वर्ड भी चलता था लखपति, आज तो वर्ड चलता है अरबपति। तो कहने की मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी तुम्हारे को चिढ़ाया कि 50 पैसे की दूध वाली कुल्फी मैंने खाई हुई है और तुमसे बढ़िया खाई हुई है, मेरी मम्मी भी मेरे को चिढ़ाती है, कहती है हमने 10 पैसे के गोलगप्पे खाए हुए। अब मैं 10 पैसे कहां से लेके आऊं, और अगर ला भी लूं, ले भी आऊं, तो क्या वो 10 पैसे मुझे उतनी परचेजिंग पावर देंगे जो मम्मी को देते थे अपने बचपन में? क्या तुम्हें आज 50 पैसे जो मेरे बचपन में मुझे सेटिस्फेक्शन देते थे वो तुम्हें दे सकते हैं क्या? एक टॉफी भी नहीं आएगी। कुल्फी वाले को जाकर के दोगे 50 पैसे, वो तुम्हारे मुंह पे मारेगा निकाल कर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होते हैं और प्राइस हमेशा राइज होते हैं और महंगाई हमेशा बढ़ती है। तो जो 5 लाख रुपया साल 2002 में 5 लाख रुपया था, वो 5 लाख रुपया 2021 में 5 लाख रुपया नहीं हो सकता। हमें इसकी भी महंगाई बढ़ानी पड़ेगी और इस 5 लाख रुपए को महंगा करके फिर कंपेयर करना पड़ेगा किस वैल्यू के साथ? 20 लाख रुपए के साथ। क्योंकि 20 लाख रुपए से कंपेयर हम तभी कर सकते हैं, 20 लाख रुपए से हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जबकि हम इस 5 लाख और 1 लाख की वैल्यू को रेज कर दें। बात समझ में आई? अब कैसे करें ये सर, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। आप मान लो ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, मान रहा हूं मैं, मान लो कि 2002 के अंदर 192 रुपीस 2021 में 257 रुपए है। ठीक है जी, यानी कि 192 रुपीस, ऐसे ही रैंडमली ले लिए मैंने फिगर। मैं 1 रुपया भी ले सकता था, मैं ये भी कह सकता था कि 1 रुपए की वैल्यू 7 रुपए होगी प्राइस राइज होकर के। तो मैं अभी यहां पे क्या बोल रहा हूं, 192 रुपीस की वैल्यू 257 हो गई और उसी 192 की वैल्यू 2005 के अंदर 205 रुपए थी। ठीक है जी, 192 रुपीस अपने आप में 2002 के अंदर 192 का जो रुपया, 192 जो था वो 2005 में बढ़ करके 205 हो गया था और 2021 में बढ़ करके 257 हो गया। प्रोपोर्शन निकालने की कोशिश भी मत करना, कोई लिंक नहीं है आपस में इन वैल्यूज का, ना ही एक्चुअल वैल्यू का जो मैं सिखाऊंगा और ना ही इनका। इसको हम क्या कहते हैं, पहले इसको एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं इंडेक्स्ड वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? इंडेक्स्ड वैल्यू। इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ा हुआ हो। ठीक है जी, तो ये इंडेक्सेशन करना है हमारे को किस वैल्यू का? वो वैल्यू का जो कि करंट ईयर की वैल्यू नहीं है। क्या 90 लाख रुपए करंट ईयर की वैल्यू थी? जी हाँ, जिस साल में बेचा गया और जिस साल में टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है 20 लाख रुपए उसी साल की वैल्यू थी। क्या जो रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर 2% पे किए जाएंगे वो करंट ईयर के थे? हाँ सर। तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अपने बेस्ट प्राइस पे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंस्ट्रक्ट किया था हमने और जो परचेज किया था उस वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, 90 लाख। मैंने ये लिख दिया 90 लैक्स, 9 करोड़ कर दिया मैंने इसको। ये मैंने लिख दिया जी रियलाइजेबल वैल्यू 90 लैक्स। मैंने इतने में इसको बेचने को तैयार हूं। 2% कितना होता है 90 लैक्स का? 1,80,000। 1,80,000 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाता है? 88,20,000। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अब ना मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है। सबको भगाऊंगा यहां से, इन सबको भगा दूंगा। और ये निकालते कैसे, आओ देखें। पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूं कि ये ना कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं ये कहता हूं, अच्छा एक बात बताओ, तुम 100 में से 92 देते हो तो 92 ऊपर लिखते हो और 100 नीचे लिखते हो ना। मैं भी यही कर रहा हूं। देखो, मैं ये कहता हूं साल 2005 में, साल 2021 में जिस रुपए की वैल्यू 257 है, उसकी वैल्यू 192 थी। कब? 2002 में। और मैं 2002 की ही वैल्यू यहां लिखने वाला हूं, 5 लाख रुपए। तो बताओ 5 लाख रुपए की वैल्यू कितनी होगी? मैं ऐसा भी कर सकता था कि आज जिसकी वैल्यू 7 लाख है, वो कभी वो 7 रुपया है, वो कभी 1 रुपया था। तो बताओ 5 लाख कितना था? 5 लाख का क्या होगा? अब ना लिखने वाले सियाने लोग, हेलो, इसको कैसे लिखते हैं, आओ दिखाऊं। लिखने वाले सियाने लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ सेल। ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। CII स्टैंड्स फॉर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब मैंने तो तुम्हें याद करवाने के लिए बोला ही नहीं, मैंने बोला कि इसको फॉर्मूले को याद करो। मैंने तो पहले उसका मतलब बताया तुम्हारे को। ये तो सर यूनिटरी मेथड है, ये तो हमने क्लास 7 में ही सीख लिया था। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है। क्या ये कोई फॉर्मूला है? नहीं, इसको ऐसे याद नहीं करेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ सेल। हम तो इसको खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है जी, कि 257 उस टाइम का कितना था, मतलब 192 आज का 257 हो गया, तो उस टाइम का 5 लाख कितना होगा? हाँ जी, बताया नहीं अभी तक आपने, कितना होगा कैलकुलेट? एक बताओ, एक। 3,73,541 हो ही नहीं सकता। ओहो, मैंने इसको उल्टा लिख दिया ना, सेल को ऊपर और परचेज को नीचे। वही तो मैं कर रहा हूं। लिख दिया मैंने उल्टा तो वैल्यू डाउन हो गई ना, बल्कि अप होने की बजाय। यूनिटरी मेथड ही तो है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, पहले CII तो लगा लूं। कितना था हमारे पास में? 257 डिवाइडेड बाय परचेज 192। हाँ जी, कितना बताया? 6,02,71। हाँ जी, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा 5 लाख रुपया आज का कितना है? 6,69,271 रुपीज। प्राइस वैल्यू बढ़ गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपने 1 लाख रुपए की वैल्यू को भी बढ़ा देंगे। कैसे? इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एक लाख रुपया
इंटू 257 डिवाइडेड बाय, इसको कंस्ट्रक्ट कब किया था? 2002 में, 2005 में कंस्ट्रक्ट किया था और उसकी वैल्यू क्या थी? 205। 366, 1,25,366 हो गया। उस टाइम का 1 लाख रुपया आज बढ़कर के इतना हो गया। अब ये वैल्यूज से हम कंपेयर कर सकते हैं, ये वैल्यूज से हम कंपेयर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं अपनी इनकम को, कैपिटल गेन। अभी मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया कि ये कौन सा कैपिटल गेन है, अभी दूंगा। कितना? 363। ये हो गया जी हमारे पास में क्या? हमारा कैपिटल गेन। सर अब हमें कैसे पता लगेगा? हमारा सवाल, हमें कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन में हमें ये वाला सिस्टम ऑप्ट करना है या फिर वो वाला करना है? ईयर के हिसाब से का क्या मतलब हुआ? अगर सेम ईयर में हुआ, नहीं जी आप गलत है, कृपया ध्यान दीजिए मेरी बात पे। हमारे पास कैपिटल गेन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म और एक होते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं। अब वो हर एसेट में पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग अलग होता है, तो हम सीखेंगे। आप लोगों को बता दूं कि बिल्डिंग के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने है। आपने सही सुना, मैंने 2 साल नहीं कहा, 24 महीने का। ठीक है जी, और ऐसा मैंने क्यों कहा अभी मैं बताऊंगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर एक बिल्डिंग का 2 साल या 24 महीने, जैसा भी आप समझे, अभी के लिए 24 महीने है मेरे हिसाब से। 24 महीने से ज्यादा अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा तो वो एसेट होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे प्राइस का इंडेक्सेशन लगाया जाता है। ठीक है जी, और शॉर्ट टर्म पे नहीं लगाया जाता, यानी कि 1 साल के अंदर की बात नहीं है, 24 महीने की बात है। 24 महीने से ऊपर, अब यहां पे दिखाई दे रहा परचेज कब किया था? 2002 में, और बेचा कब? 24 महीने से ज्यादा है। हाँ सर बिल्कुल है। तो इसको हम एक प्यारा सा नाम दे देते हैं अब, कैपिटल गेन कौन सा वाला? लॉन्ग टर्म वाला, क्योंकि इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग लंबा था, 24 महीने से ज्यादा था। ठीक है जी, ओके, नोट कीजिए। हाँ जी, देखिएगा, किसी भी ट्रांजेक्शन को कैपिटल गेन में आने के लिए ये 4 कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। नंबर 1, देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट, देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट। अगर जो चीज बिक रही है वो कैपिटल एसेट ही नहीं होगा तो वो कैपिटल गेन नहीं होगा। जैसे क्या चीजें कैपिटल एसेट होती हैं और क्या चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे मैं एक कैपिटल एसेट आप समझते हो फर्नीचर, क्यों? वो बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। अगर हमारा फर्नीचर का काम है तो हमारे लिए कैपिटल, ये कह रहे हैं कि फर्नीचर स्टॉक इन ट्रेड भी हो सकता है। जी मैं बिल्कुल यही मान करके बात कर रहा हूं कि फर्नीचर स्टॉक इन ट्रेड नहीं है आपका। मैं यही बात मान करके बात कर रहा हूं कि फर्नीचर की दुकान नहीं है आपकी, तो आप उसको क्या मानते हैं? अपना कैपिटल एसेट मानते हैं। लेकिन याद रखिए, ये आपका कैपिटल एसेट तभी हो सकता है जब आप इसको अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हैं। फर्नीचर यूज्ड एट होम, अब हमें ना हर जगह फर्नीचर को कैपिटल एसेट मानने की आदत पड़ चुकी होती है। हम अपने घर पे रखे हुए 10 लाख के सोफा को कैपिटल एसेट मानते हैं कि ये लंबे समय तक चलेगा, इसलिए कैपिटल एसेट है। लेकिन कैपिटल एसेट या रेवेन्यू आइटम्स ये बिजनेस के अंदर ही माने जाते हैं। तो फर्नीचर यूज्ड एट होम इज नॉट अ कैपिटल एसेट, मैंने आपको आज डिक्लेयर कर दिया। ऑल पर्सनल इफेक्ट्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स। और जैसे कि भाई साहब ने कहा
थिंग्स जिसका कि हम बिजनेस में डील करते हैं, यानी कि स्टॉक एंड ट्रेड, वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। तो सर क्या इन चीजों के ऊपर कैपिटल गेन लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि ये चीजें कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है? देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट। नंबर 2 कंडीशन, दैट कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड। अब यहां पे ट्रांसफर्ड का मतलब क्या है कि इसका ओनरशिप का राइट चेंज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसके राइट्स ऑफ ओनरशिप शुड बी चेंज्ड। ठीक है जी। तो कैपिटल एसेट होना चाहिए और वो कैपिटल एसेट का ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, और इस ओनरशिप के ट्रांसफर होने से जो कंसीडरेशन मिली है वो एक गेन होना चाहिए या प्रॉफिट्स होने चाहिए। मतलब 5 लाख को, 5 लाख की फिगर को अगर मैं 3 लाख में बेच दूं तो वो कैपिटल गेन नहीं, वो कैपिटल लॉस होगा और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। वो हमारी अदर इनकम से जाकर के कैपिटल गेन को कैपिटल लॉस को कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जा सकता है। पढ़ेंगे चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में। ठीक है जी। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव फिगर आनी चाहिए, यानी कि गेन होना चाहिए। अच्छा जी। और ये जो ट्रांजेक्शन है ये एग्जम्प्ट ना हो अंडर सेक्शन 54 बी डी एंड सो ऑन, जो भी लिखे हुए आने वाले टाइम में सारे डिस्क्लोज हो जाएंगे। ये क्या बात हुई सर? एग्जम्प्ट ना हो मतलब अभी तक तो आपने ऐसा कुछ नहीं बताया था पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर। क्या कोई कैपिटल गेन एग्जम्प्ट भी हो जाता है सेक्शन 54 में? जी बिल्कुल हो जाता है। कुछ चीजों के ऊपर हम एग्जामिशन दे देते हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाते। यानी कि पॉजिटिव फिगर तो आई है, लेकिन वो पॉजिटिव फिगर अगर एग्जामिशन के रूल्स फॉलो कर रही है तो वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। जैसे अगर आपने एक घर बेचा है और वापस से एक घर ही ले लिया है उसके कैपिटल गेन से, अब आप क्या करते हो? आप एक घर बेचते हो और पैसा हाथ में लेकर के क्या रोड पे आके बैठ जाते हो उस पैसे को लेके? निसेसिटी आइटम है जी, हमें घर के बदले में घर खरीदना पड़ेगा। तो रूल्स ये कहते हैं, सेक्शन 54 क्या कहता है? कहता है अगर आपने घर को बेच करके कोई कैपिटल गेन कमाया है और फर्दर आप उस कैपिटल गेन के अमाउंट को एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर, जो कि आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे, इन्वेस्ट कर देते हैं एक न्यू हाउस प्रॉपर्टी में, तो ये जितना भी आपका कैपिटल गेन आपने अर्न किया था पिछली प्रॉपर्टी को बेच के, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुमने मकान बेच करके ज्वेलरी खरीद ली तो कैपिटल गेन लगेगा। बात समझ में आई? तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं सर कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जब टैक्स नहीं लगता, वो इसके अंदर लिखे हुए हैं इन सेक्शंस में, सेक्शन 54, 54 बी डी। ठीक है जी। आगे ईसी। जी सर। हाउस बेच के हाउस लेना, क्या बेच के क्या लेना, ये सब इस एग्जाम्पशंस के सेक्शंस में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट का काम। अभी तो हम क्या कह रहे हैं जी? अभी तो हम इनको इतना बता रहे हैं आपको कि कुछ बेच करके कुछ स्पेसिफिक चीज खरीद लेने से भी हमारा टैक्स बच जाता है, वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। तो ये 4 कंडीशंस जो हैं ये पूरी होनी चाहिए, तभी कैपिटल गेन होगा, अदरवाइज वो कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। ठीक है जी। ये कंडीशंस नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर कर लिए तो मैं आगे चलता हूं। कर ली? अच्छा। अब हमारे पास क्या होता है सर? कैपिटल गेन दो तरीके का होता है।
एक तो जो होता है हमारे को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है? वही जो नॉट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती हैं? ये वही होती हैं जो लॉन्ग टर्म नहीं होती, सिंपल। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सी होती? नहीं जी, जो दो 24 घंटे जिनका पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 36 मंथ्स होता है। अरे सर, आप तो बड़े धोखेबाज हो। अभी तो आपने 24 महीने कहा था, अब आप 36 महीने कह रहे हो। ये बात बात पे बदल क्यों जाते हो भाई? जैसे टैक्स बदल जाता है ऐसे मैं भी बदल जाता हूं। तो जनरल रूल क्या है कि अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से ज्यादा हुआ तो एसेट क्या है? लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म का फायदा या लॉन्ग टर्म का नुकसान, जो भी तुम्हें समझ में आता है। लॉन्ग टर्म में हमारे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। ये इंडेक्सेशन के साथ में सर बेनिफिट नाम क्यों दे रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, टैक्सेबल इनकम कम हो जाती, 5 में से 2 जाए तब ज्यादा खुश हो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या 5 में से 4 जाए तब ज्यादा खुश हो इस वाले केस? तो ये नीचे वाला ज्यादा कब आता है? जब इंडेक्स वैल्यू लगी हुई होती है। तो इसलिए मैं इंडेक्सेशन को एक बेनिफिट बताता हूं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे खर्चों को इंक्रीज कर देता है। एंड हायर द एक्सपेंडिचर रिजल्ट टू लोअर द इनकम, एंड लोअर द इनकम रिजल्ट टू लोअर द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। अच्छा, तो जनरल रूल क्या कहता है कि अगर 36 मंथ से ज्यादा होगी कोई भी कैपिटल एसेट तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी और उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। एक्सेप्शन क्या कहता है? 36 मंथ से कम भी कभी कभी लॉन्ग टर्म हो जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा बिल्डिंग, जैसे कि अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा लिस्टेड शेयर्स। लिस्टेड कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी या बीएससी। ठीक है जी। तो लिस्टेड शेयर के लिए क्या है? 12 महीने एक्सेप्शनली। अभी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, अभी तो केवल ऐसी बातचीत कर रहा हूं। तो हम क्या कह रहे हैं? 12 महीने से ऊपर अगर शेयर हुआ, लिस्टेड शेयर हुआ तो लॉन्ग टर्म, और 12 महीने से नीचे हुआ तो शॉर्ट टर्म। बिल्डिंग 24 महीने से ऊपर हुई तो लॉन्ग टर्म, 24 महीने से नीचे हुई तो शॉर्ट टर्म। समझ में आई बात? और सर ने हमें बताया कि लॉन्ग टर्म के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अब सर फिर बदल जाएंगे। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म होने के बावजूद भी नहीं मिलता।
लॉन्ग टर्म होने के बावजूद भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, ऐसा एक केस है डिवेंचर्स। अगर हमने किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज कर रखे हो तो ये हमारे लिए कैपिटल एसेट है। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, 48 मंथ्स, 92 मंथ्स, जितने मंथ्स कर लो, ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, फिर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रूल है तो रूल है। यानी कि सर हम एक रूल पढ़ते हैं एक साथ में एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं। सर ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती जा रही है सर। हाँ बिल्कुल सही बात भाई साहब पूछ रहे हैं, जब शेयर्स पे दे सकते हो तो डिवेंचर्स पे क्यों नहीं दे सकते हो? भाई किसी बंदे ने कहा डिवेंचर्स जो है ना वो लोन्स की तरह से ट्रीट होते हैं। अच्छा खैर मैं नहीं कर सकता इसमें कुछ, जो कोर्ट ने या जो पार्लियामेंट ने पास किया है मैं केवल वही बता सकता हूं। हो सकता है कि जितने क्यों हो उसके पीछे जब कोई केस स्टडी होती है तो वो मैं आपको बता दूं, लेकिन हर क्यों का जवाब देना पॉसिबल नहीं है शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। वैसे अगर मैं रूलिंग पढ़ाने लग जाऊं तो 85 पेजेस की, 2005 पेजेस की ऐसे भी रूलिंग्स होती है। क्या करोगे इतना पढ़ के? किस दिन तन्हाई में पढ़ना खुद ही, या फिर साथ में पढ़ेंगे अलग से। अभी एग्जाम के लिए तो हमारे लिए रेलेवेंस नहीं रखता। ठीक है, जो रखेगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है जी, ये बना लिया आप लोगों ने? अच्छा सर, अब ना हमें सर जागरूकता हो रही है ये जानने की कि ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं जिनके ऊपर आप एक्सेप्शनली 36 महीने के अलावा भी जिनको लॉन्ग टर्म कुछ और टाइम पीरियड से कह सकते हो। तो आओ अपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। लिखो जी। मैंने क्या बोला? लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस, और ये लॉन्ग टर्म कब होंगे, ये शॉर्ट टर्म कब होंगे, और ये लॉन्ग टर्म कब होंगे। हाँ जी, शॉर्ट टर्म कब होंगे बताना जरा, मैंने अभी बताया था 12 मंथ से कम पे इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग हो तो। ठीक है जी, मोर देन इक्वल्स टू, ऐसे लिख देते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन इक्वल्स टू 12 मंथ्स, और अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 12 मंथ्स तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, हाँ जी, ये है हमारे पास में पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से हमने लिखा लिस्टेड शेयर्स अगर होंगे इक्विटी या प्रेफरेंस तो पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन इक्वल्स टू 12 मंथ्स। लिस्टेड के लिए क्या देखना है? 12 महीने। 12 महीने तक ये शेयर्स क्या होंगे? शॉर्ट टर्म होंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग, और 12 महीने से ऊपर हुआ तो ये लॉन्ग टर्म बन जाएंगे, जितने टाइम हमने इसको होल्ड किया था। बिल्डिंग के लिए लेस देन इक्वल्स टू 24 मंथ्स है, वहां पे सिर्फ लेस देन 24 मंथ्स लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू 24 मंथ्स मानना उसको, सबके साथ में लेस देन इक्वल्स टू 24 मंथ्स। बिल्डिंग 24 महीने, 24 महीने से ऊपर,
24 महीने से ऊपर लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर इक्विटी या प्रेफरेंस 24 महीने चेक करने। लिस्टेड के साथ 12 महीने, अनलिस्टेड के साथ 24 महीने। 24 महीने तक शॉर्ट टर्म और 24 महीने से ऊपर लॉन्ग टर्म। लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन प्रेफरेंस और इक्विटी, ये डिवेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। इसके लिए 12 महीने चेक करेंगे, 12 महीने से कम तो हमारे पास में शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने तक भी शॉर्ट टर्म। यूनिट ऑफ यूटीआई लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो 12 महीने ही, 12 महीने से कम शॉर्ट टर्म और ज्यादा तो लॉन्ग टर्म। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स पता है क्या होते हैं? मैंने आपसे पैसा ले लिया और आपसे 5 लाख रुपए लेकर के मैंने अलग अलग कंपनीज के सिक्योरिटीज में, नॉट शेयर्स, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। किसी के इक्विटी खरीद लिए, किसी के प्रेफरेंस खरीद लिए, किसी के बॉन्ड्स खरीद लिए, किसी के यूनिट्स खरीद लिए, किसी के डिवेंचर्स खरीद लिए, अलग अलग, किसी के जीरो कूपन बॉन्ड खरीद लिए। तो अलग अलग जगह पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया आपके पैसे को। अब इसमें अगर इक्विटी की मात्रा 65% होती है तो इसको हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। ठीक है जी, ओके। तो हम इसके लिए क्या चेक करते हैं? 12 महीने, 12 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने तक शॉर्ट टर्म और 12 महीने से ऊपर लॉन्ग टर्म। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? एलआईसी ने निकाला था सबसे पहले, मेरे ख्याल 1992 में। फेस वैल्यू जीरो होती है। मैं तुम्हें कहता हूं 100 रुपए, इंटरेस्ट नहीं मिलता, जीरो जीरो रेटेड इंटरेस्ट होता है। मैं तुम्हें कहता हूं कि 100 रुपए आज दे दो, 25 साल बाद आना 10,000 रुपए ले जाना, हैवी रिडम्पशन है। लेकिन इस बीच में शक्ल मत दिखाना अपनी, और मुझसे कोई उम्मीद तो बिल्कुल मत रखना। मैं रख लूं उम्मीद? हाँ सर। कोई बात नहीं। जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर जीरो रेटेड इंटरेस्ट होता है, और हमारे पास में क्या होगा जी? इसके अंदर हमें रिडम्पशन हैवी मिलेगी। कितना चेक करना है? 12 महीने, अदर्स के लिए 36 महीने। अब मैं क्या ये कह सकता हूं कि सर अगर मैं बिल्डिंग को अलग कर दूं और अनलिस्टेड शेयर्स को अलग कर दूं, बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर के लिए कितने देखने? 24 महीने, बाकी सब के लिए फिर भी इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, आओ जी क्वेश्चन करवा लूं तुमसे, पक्का हो कॉन्फिडेंट? ठीक है जी, चेक करते हैं। मिस्टर एक्स परचेज्ड 5,000 शेयर्स, और कोई भी पूछ पाछ के नहीं करेगा, अपने आप करेंगे। मिस्टर एक्स परचेज 5,000 शेयर्स at the rate 10 each as on 1 अप्रैल 2017। ठीक है जी। he sold 3,000 shares at the rate 15 each as on 1/4/2019। shares were listed in National Stock Exchange and Mr. X incurred expenditure in connection
with sale ₹2 per share, 2 नहीं, ₹25 पर शेयर कीजिए। लो जी, CII भी ले लो 2017-18 का, जैसा कि आपने कहा कि सर लॉन्ग टर्म है, तो 2017-18 का 272 है और 2019-20 का 289 है। चेक कीजिएगा अपना आंसर। सेल्स कंसीडरेशन 3000 शेयर्स का ₹15, 45,000। रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर 25 पैसे किए थे पर शेयर के ऊपर, 3000 शेयर बेचे हैं तो ₹750, 44,250 आ गया नेट कंसीडरेशन। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। एक शेयर को खरीदे तो हमने 5000 थे, लेकिन बेचे 3000 है, तो 3000 एक शेयर को ₹10 का खरीदा गया था, तो 3000 शेयर को 30,000 का खरीदा गया होगा। और CII ऊपर सेल वाला और नीचे परचेज वाला। अमाउंट आ गया 31,875 और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया ₹12,375। ये जो है कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट नहीं माने जाते। नंबर 1 क्या है इसमें? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड भाई, आपके लिए आपने अपने बिजनेस पर्पज से कोई भी कैपिटल एसेट खरीदी, लेट से आपने BMW खरीदी, तो वो आपके लिए क्या है? कैपिटल एसेट हो सकती है, लेकिन वो BMW कंपनी के लिए स्टॉक इन ट्रेड है। उसका मतलब क्या है कि वो उसका रोज का बिजनेस करती है। अब मान लो मोटा मोटा अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है 20%, ऐसे ही कह देता हूं, फ्लैट रेट, स्लैब रेट नहीं, मान लो मैं कहता हूं फ्लैट रेट 20% लगता है, तो सोचने वाली बात है, अगर हर ट्रांजेक्शन के ऊपर, हर एक BMW बेचने के ऊपर कंपनी 20-20% का टैक्स देती रहेगी तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। तो हमने बोला नहीं सर, ये आपके फ्लैट रेट कैपिटल गेन के अंदर नहीं आता, ये आपके बिजनेस इनकम के अंदर आता है, तो स्टॉक इन ट्रेड को हमने यहां से आउट कर दिया। तो स्टॉक इन ट्रेड कोई भी होगा जिसका जो व्यापार है, चाहे वो दूसरे पर्सन के लिए कैपिटल एसेट हो, उसको हम क्या मानेंगे? कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। जिस कंपनी के लिए आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, वो आपके लिए कैपिटल एसेट है। कोई डेवलपर है या प्रॉपर्टी डीलर है, उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है। बात समझ में आ गई? तो नेचर को पकड़ना हमने। अच्छा जी, पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स क्या होते हैं जिसको कि हम पर्सनली यूज करते हैं? जैसे कि मेरा ये पेन हो गया, मेरा घर में यूज होने वाला फर्नीचर हो गया, मेरी रोजमर्रा का सामान हो गया, लेकिन इसके अंदर नहीं आती ज्वेलरी। मेरे गले में सोने की चेन थी 8 लाख रुपए की, वो पर्सनल इफेक्ट में नहीं आती, चाहे मैं उसका रोजमर्रा लाइफ में इस्तेमाल करता हूं। बात समझ में आई? तो ज्वेलरी को हमने निकाल दिया। अब सर ज्वेलरी का मतलब क्या? गोल्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी प्रीशियस स्टोन या फिर मेटल ज्वेलरी है। बात समझ में आई? भाई आपने कहा ठीक है, मैं गोल्ड की बात ही नहीं करता, मैं तो सिल्वर की बात करता हूं या प्लेटिनम की बात करता हूं, तो वो भी ज्वेलरी के अंदर ही आते हैं। तो ज्वेलरी इज नॉट पर्सनल इफेक्ट। इसका मतलब वो क्या है? कैपिटल एसेट है। देखो क्या लिखा हुआ है, दीज आर कैपिटल एसेट्स। मैंने सबसे पहले किसको पकड़ा है जी? ज्वेलरी को। तो ज्वेलरी जो है वो कैपिटल एसेट है, ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मेरी कमीज, ये क्या है? ये शर्ट क्या है मेरी? पर्सनल इफेक्ट है। इसको बेच दूं तो कैपिटल गेन होगा क्या? नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर बटन्स की जगह ना 10-10 करोड़ के हीरे लगा दिए और अब मैं बेच रहा हूं इसको। अब देखो तुम्हारी नीयत बदल गई ना।
सर अब तो आप कैपिटल एसेट बेच रहे हो, हमें ना उसका मास नहीं देखना, उसकी वैल्यू देखनी है, किस चीज से उसकी वैल्यू बढ़ रही है। यानी कि शर्ट के नाम पे मैं हीरे बेच रहा था, ये क्या हो जाएगा सर, कैपिटल गेन हो जाएगा। इतनी तो कॉमन सेंस है ना कि क्या बिक रहा, वो रोजमर्रा का हीरा हुआ तो रोज बेचता था हीरा, वो तो स्टॉक इन ट्रेड हो गया ना, फिर वो तो पहले ही कवर हो गया ऊपर, वो तो कैपिटल एसेट। वो कहता अगर आप हीरो के व्यापारी ही हुए तो वो स्टॉक इन ट्रेड है, फिर तो बात ही खत्म। लेकिन अगर मैं एक ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं बेच रहा, कभी कभी कैजुअल ट्रांजेक्शन के वे में बेच रहा हूं, तो मैं यहां शर्ट नहीं बेच रहा, शर्ट की आड़ में कैपिटल गेन कर रहा था। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ही लिखा है यहां पे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सी वाली, मैंने बच्चे को भी बोला, वो नहीं जिसपे बचपन में मम्मी पापा बनाए थे। ये एमएफ हुसैन टाइप ड्राइंग्स या पेंटिंग्स हैं, नायाब चीजें हैं जो एग्जीबिशंस वगैरह में लिखती हैं। कोई भी वर्क ऑफ आर्ट हो सकता है। पहले हम यहाँ पे कहते थे जी कि हमारे पास में ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, अब हम क्या कहते हैं जी, अब हम कहते हैं सर वर्क ऑफ आर्ट। कुछ भी हो सकता है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस भी हो सकते हैं, जमीन के नीचे से पुराने जमाने का निकला हुआ कोई मूर्ति या फिर कोई पुराने जमाने का सिक्का, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास में, ये हमारी पर्सनल इफेक्ट नहीं है, चाहे हमारे पास है तब भी, जैसे इनको बेचूंगा कैपिटल गेन लग जाए। ओके, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। क्यों? क्योंकि हम ना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर रूरल एग्रीकल्चर लैंड को भी लेते हैं, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, ऐसा आर्टिकल, ऐसा एंट्री नंबर 84 में मैंने तुम्हें बताया था। 82 जी, 82 कि बोला गया था कि इनकम टैक्स लगाया जा सकता है हर सोर्स की इनकम पे अदर देन एग्रीकल्चर, और फिर हमें इस चीज का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर लैंड को हम कितनी भी महंगी हो, कितनी भी महंगी बिके। अच्छा, यहां ना दो बातें मैंने बोली हैं, जरा ध्यान देखना। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अगर मैं कहता हूं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, हाँ सर ये कैपिटल एसेट है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। रूरल लैंड वो भी कैपिटल एसेट है। बात समझ में आ गई? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज होनी चाहिए, और बेचने से कम 2 साल पहले तक यूटिलाइज होनी चाहिए, तब वो एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। यानी कि मैंने एक लैंड खरीदी, उसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, अब तीसरे साल में जाकर के इसको बेच रहा हूं, तो ये एग्रीकल्चर लैंड है। लैंड खरीदी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की 6 महीने और फिर इसको बेच दी, एग्रीकल्चर लैंड नहीं। बात समझ में आ गई? 2 महीने तक कम से कम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इसके ऊपर, 2 साल तक कम से कम इसके ऊपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी एग्रीकल्चरल लैंड बनेगी। और फिर हम देखेंगे कि ये रूरल एरिया में था या अर्बन एरिया में था, उस हिसाब से हम इसको कैपिटल एसेट मानेंगे या नहीं मानेंगे। ओके, अच्छा जी। अगर मैं कहता हूं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, दीदी सीधे देखो ऊपर, इन श्रीलंका, बताओ ये वहां के रूल के हिसाब से नहीं, ये बोलो कि कैपिटल एसेट है या नहीं है? हाँ एग्रीकल्चर आ रहा है। अच्छा अब बताओ रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, अभी भी नहीं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल एसेट, बट रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन श्रीलंका इज अ कैपिटल एसेट। अब तुम ये मत बोलना कि सर वो तो वहां की गवर्नमेंट लगाएगी ना उसके ऊपर टैक्स। जी नहीं, मैं यहां पे रह रहा हूं, मेरी रूरल एग्रीकल्चर लैंड श्रीलंका में है और मैंने उसको प्रॉफिट्स पे बेच दिया, तो टैक्स इंडिया में भी लगेगा।
वहां लगेगा या नहीं लगेगा डिपेंड करेगा श्रीलंकन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, लेकिन यहाँ तो टैक्स लगेगा। सर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता ही ना हो तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता ही ना हो, ये जाकर के सीधा स्विस बैंक में पैसे जमा करा देगा, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। वहां जाएगा, सौदा करके आएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, और ना ही ये अपना फोन यूज करेगा उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए, क्योंकि वरना तो गूगल आंटी सब बता देती है आजकल। अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं करेगा ये इंडियन वाले, स्विस बैंक का यूज करेगा, और एक ऐसे मोबाइल या फिर ऐसी डिवाइस का करेगा जो कि इंडिया से कनेक्टेड ही ना हो। वहां जाएगा, नया फोन खरीदेगा, उसके अंदर अपना स्विस बैंक नंबर एक्टिवेट करेगा, अकाउंट से फिर ट्रांजैक्शन करेगा। फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट भी स्विस बैंक की दीवानी है, वो भी पता लगाना चाहती है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो रही है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप बच जाओ। पर सर वो तो डिटेल्स देते ही नहीं है सर कौन? स्विस बैंक को। स्विस बैंक वाले नहीं देते ना, इंटरनेट फैसिलिटी तो दे देती है ना। भाजी आप मेरे को अपना फोन दो, अभी जो आपने अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड डाल रखा होगा वो पता करके बताता हूँ आपको, और वो छूटते ही सबसे पहले पूछ लेता है आजकल तो कि क्या आप इसको आगे आगे के लिए सेव करना चाहते हैं। खैर मैं टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता, और मैं इसके बारे में बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि टैक्स पढ़ाने आया हूं, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। श्रीलंकन गवर्नमेंट को तो अपना टैक्स मिल गया होगा तो उसको सर ऐसा होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर है ना रूल्स होते हैं कुछ, और वो हम फाइनल्स में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ये भी कैपिटल एसेट नहीं है, नाम से याद कर। ओके जी, क्योंकि जितना, हाँ जी, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसके फीचर जान के क्या करोगे? जैसे तुम्हारे पास में लोन लिया जाता है ना किसी एक चीज को गिरवी रख करके, इस तरीके का है, बॉन्ड्स होते हैं, इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, इसको बस इतना ही याद रखो, ये कैपिटल एसेट नहीं है। ओके, नोट कर लिया इसको? ठीक है जी। अगला है हमारे पास में डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, लिखिएगा। ट्रांसफर क्या है? हाँ जी, देखना, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर क्या कहती है? कहती है कि ना, ट्रांसफर हम इनको कहते हैं, किसको कहते हैं? नॉर्मली सेल करते हैं हम, पैसे देकर के सामान बेच दें। मेरे पास में एक लैंड थी, रूरल लैंड थी, मैंने उसको बेच दिया अच्छे दामों पे, तो ये पैसे लेकर के मैंने ट्रांजैक्शन किए, मेरा कैपिटल गेन है या नहीं है? हाँ, नहीं है या है? यही जान के मैंने रूरल लैंड बोला था, मैंने रूरल लैंड बोला है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं बोला। ये कैपिटल एसेट है, इस पे कैपिटल गेन भी लगेगा, और ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में भी आ रही है। ओके डन, ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, ये तो वही पैसे देके लेन देन की बात। कभी कभी हम बाटर सिस्टम के अंदर एक्सचेंज भी कर लेते हैं, बाटर सिस्टम बड़ा है ना, पहले चलता था, तो जिसको फायदा होगा, जिसके पास महंगी चीज जाएगी, उसके हाथ में क्या हो जाएगा जी? कैपिटल गेन हो जाएगा, तो उसको भी हम ट्रांजैक्शन की, ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। रिलिंग्विशमेंट ऑफ राइट, अपने अधिकार छोड़ देना दूसरे की फेवर में, इसको हम कहते हैं क्या? ट्रांसफर की डेफिनेशन में डालते हैं। राइट शेयर्स इसका एक एग्जांपल होता है, जब नहीं, कुछ नहीं पढ़ेंगे अपना, राइट शेयर के अंदर ही, इस चैप्टर के अंदर ही आएगा, लेकिन जब आएगा तभी पढ़ेंगे सारे के सारे प्रोविजंस के साथ। तो रिलिंग्विशमेंट ऑफ राइट का मतलब समझ में आया? अपने अधिकारों को दूसरे के लिए छोड़ देना, ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है। मैं ट्रांसफर की डेफिनेशन बता रहा हूं, अगर तुम अपनी चीज दूसरे के लिए छोड़ रहे हो, ट्रांसफर की डेफिनेशन में तो आ रहा है,
जरूरी नहीं है ना कैपिटल एसेट हो वो, तो फिर कैपिटल गेन थोड़ी लगेगा, क्योंकि कैपिटल एसेट भी होना चाहिए और वो चीज ट्रांसफर भी होनी चाहिए, तभी कैपिटल गेन लगता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अभी तो हम सिर्फ ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अगला है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स। आपने नहीं छोड़े थे, आपसे जबरदस्ती छीन लिए गए, जैसे फोरफीचर ऑफ शेयर के अंदर होता है, उसको भी हम ट्रांसफर कहते हैं। होता है कि नहीं होता? पहले शेयर होल्डर के पास था शेयर, कंपनी ने राइट छीन लिया उससे नॉन पेमेंट की वजह से ही, तो वो क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है राइट, चाहे जबरदस्ती छीना गया हो। ऐसी एक कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी होता है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जग्गू दादा के द्वारा नहीं। क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड हुआ हो, जैसे मान लो लैंड होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड है, उसको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, बीच में तुम्हारा घर आ जाता है, वो लैंड तुमसे एक्वायर कर लेगी। ये तुम देना चाहो या ना देना चाहो, वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ जाएगा। ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है। सर ये तो जबरदस्ती हो रही है ना हमारे साथ। हाँ हो रही है जबरदस्ती, लेकिन कर कौन रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मालिक लोग कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में आएगा। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है, बल्कि इसके ऊपर टैक्स भी लगता है, क्योंकि वो कंपेंसेशन भी तो देते हैं। तो जो कंपेंसेशन तुम्हें मिला है, अगर वो तुम्हारे सारे एक्सपेंडिचर निकालने के बाद एक्स्ट्रा है, तो उसके ऊपर टैक्स भी लिया जाएगा। अच्छा खैर, आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये बड़ा मस्त है, इनफैक्ट ये सारे केसेस बहुत मस्त है, और सबके ऊपर एक एक प्रैक्टिकल बनता है और करेंगे भी। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मेरे पास में एक ज्वेलरी थी, बताओ ये मेरा पर्सनल इफेक्ट थी क्या? आवाज नहीं आ रही, तुम कितना चीख चीख के बोल रहे हो, लेकिन मेरे तक आवाज नहीं आ रही। मेरे पास जो ज्वेलरी थी, मेरे हाथ में रतन जड़ित एक अंगूठी थी, प्योर डायमंड वाली, 10 करोड़ की। ये पर्सनली मैं यूज करता हूं, डेली यूज करता हूं, सिर्फ नहाते समय उतार करके रख देता हूं, फिर पहन लेता हूं। ये मेरा कैपिटल एसेट है या पर्सनल इफेक्ट है? कैपिटल एसेट है ना? तो इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा अगर इसको बेच दूंगा तो। मैंने बेचा नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं, मैं हीरो का जौहरी भी था, अब मैंने उसको अपनी अंगूठी को निकाल करके उंगली से अपने शोरूम पे रख लिया, तो पता है क्या माना जाएगा? कि मुझसे इस किसने खरीद लिया? मेरे बिजनेस ने खरीद लिया। ट्रांसफर टू बिजनेस, ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ जाएगा। सर आप और आपका बिजनेस एक ही तो हो, अकाउंट्स के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी, टैक्स के अंदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी नहीं, और कैपिटल गेन के हिसाब से सेपरेट एंटिटी। सर ये क्या कर रहे हो आप हमारे साथ? आप ये क्यों कर रहे हो हमारे साथ? भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। बदला लेने के लिए तो मैं टीचर बना हूं। मैं समझाता हूं, कोई बात, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। वेरिएशंस बहुत हैं, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े पेपर नहीं निकलेगा। आओ दोबारा बोल देता हूं, सभी ध्यान से सुनो। इसको भी बेटा, ये बैग को बच्चे की तरह गोद में क्यों लेके बैठा? नीचे रख दे बेटा, इसको नीचे रख दे, कहीं नहीं चल के थोड़ी चला जाएगा एक। उसकी माँ बने बैठा है बिल्कुल ही, है जैसे बैग नहीं, वो छोटा सा बच्चा है, और ऑलमोस्ट ऐसे सोने की मुद्रा में ही जा रहा है धीरे धीरे। सुनो नालायको सुनो, मैंने कहा कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अकाउंट्स के हिसाब से। फिर मैंने तुम्हें बिजनेस इनकम के अंदर मना किया, मैंने कहा नहीं जी, बिजनेस और तुम दोनों सेम ही हो। लेकिन यहां पे कैपिटल गेन के अंदर जब केस हो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल
कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का, तो हम क्या मानेंगे कि आप और आपका बिजनेस दो सेपरेट एंटिटी, यानी कि बिजनेस इनकम में सेम और कैपिटल गेन में सेपरेट। अब मैं समझाता हूं तुम्हारे को, ध्यान से सुनो, इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, बाकायदा सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं क्या कहता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने इसको खरीदा था, परचेज किया था मैंने, किसको, डायमंड को, 2 लाख रुपए का। कब, ईयर 2002 में। और मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि अपनी ज्वेलरी शॉप पे ले जाकर के अंगूठी को रख दिया। कब, साल 2010 में। 2002 से 2010 तक, 2002-3 कह लो इसको, और 10-11 कह लो, इस तक इसको किसने होल्ड किया था, मैंने। तो क्या होगा यहां पे, कैपिटल गेन। लेकिन सर जिस दिन आपने इसको अपने बिजनेस को बेचा है, बिजनेस ने आपको पैसे थोड़ी दिए होंगे, क्या आपने पैसे विड्रॉ किए होंगे वहां से? मैंने कहा नहीं, लेकिन उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू तो मेरे पास होगी ना, उसको सेल्स कंसीडरेशन मान लूंगा कि मुझसे मेरे बिजनेस ने खरीद लिया है इसे 10 लाख रुपए पे। तो कैपिटल कितना, कैपिटल गेन कितना आ गया, मोटा मोटा विदाउट एनी इंडेक्सेशन, वैसे इंडेक्सेशन बनता है, 8 लाख रुपए का कैपिटल गेन आ गया मोटा मोटा, नहीं लिख रहा मैं यहां पे। और आगे जाकर के इसको बिजनेस ने कस्टमर को बेच दिया, और कस्टमर ने इसके दिए 25 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए वाला सामान बिजनेस ने बेचा है, बिजनेस इनकम होगी, और ये कितनी होगी, 15 लाख। इसके अंदर सीआईआई का बेनिफिट नहीं मिलता। तो दो बिजनेस, दो इनकम अराइज होंगी मेरी उस दिन। तो मैं तो खैर अभी आपको यही पढ़ा रहा था कि ये ट्रांसफर है या नहीं है। हाँ जी, ये ट्रांसफर है, क्योंकि मैं मानता हूं मैंने ये एसेट का ओनरशिप अपने बिजनेस को दे दिया, और मैं और मेरा बिजनेस दो अलग अलग लोग हैं। समझ में आ गई बात? अभी तो मैं केवल तुम्हारे को ट्रांसफर की डेफिनेशन बता रहा। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन अंडर 53A। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, आप मकान खरीदने जाते हो, आप कुछ टोकन मनी दे देते हो, आप पूरा अमाउंट भी दे देते हो, लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हो पाती किसी वजह से। जैसे मान लो मैंने इनसे मकान खरीदा, और मैंने मकान खरीदा, इन्होंने मेरे को पोजीशन दे दिया, और कल हम जाने वाले थे रजिस्ट्रार के ऑफिस रजिस्ट्री बनवाने के लिए। डीड कर चुके हैं, सारा एग्रीमेंट हो चुका है, पैसे चेंज हो चुके हैं, चाबी मेरे पास आ चुकी है, पैसे इसके पास जा चुके हैं, फुल अमाउंट पे हो गया, लेकिन रजिस्ट्री मेरे नाम पे नहीं बनी है। पोजीशन मेरे नाम पे आ गया, पोजीशन यानी कि चाबी मेरे पास आ गई, मैंने उसको एक्वायर कर लिया। अगले दिन कोरोना की छुट्टियां स्टार्ट हो गई, सब कुछ बंद। ठीक है जी, अब प्रॉपर्टी तो मेरे पास में है, क्या मैं इसको ट्रांसफर ना मानूं? रूल्स कहते हैं ट्रांसफर मानूं, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन कैसे लगाएंगे। कोरोना की छुट्टियां मान लो 3 साल तक चल रही हैं, तो 3 साल तक टैक्स ही ना पे करें? पे करेंगे जी, इसको ट्रांसफर मानेंगे। तो 53A हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी पढ़ा था हमने, डीम्ड ओनर, याद है उस टाइम कहा था ये आगे आएगा, छोड़ दो। आज वो घड़ी आ गई, बात समझ में आई? तो ये जो ट्रांसफरर होता है ये क्या बन जाता है, डीम्ड ओनर, हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है जी, ओके। ये सारे केस नोट कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो।